हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी और हम लोग अपने टोटल 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि हमारे थे बेसिक ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक फोर्थ जो कि है आपका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बेसिकली आपका ओम्स लॉ क्या है? तो ये लॉ आपका देता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका करंट आपके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, और अगर आप अपना पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो आपका करंट भी कम हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हमने लिखा V प्रोपोर्शनल टू I बिकॉज I प्रोपोर्शनल टू V। सो V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू I इंटू R। R आपका एक कांस्टेंट टर्म है जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए यूज किया गया है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बेसिकली व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसे हम अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी आप ये फॉर्मूले को ध्यान कीजिए। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इस फॉर्मूले से हम अगर R को यहाँ डिवाइड में लेके जाए तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R। करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अगर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका करंट कम होगा, और अगर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट बढ़ेगा। ओके ओके सो नाउ ओके नाउ वी विल टॉक व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। हमने अभी बात की कि ओम्स के लॉ में आपका I proportional to V और V proportional to I, so V is equal to IR. So basically what is this R? What is resistance? So the property of conductor due to which it opposes the flow of current through it. रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। जी हाँ, हर एक कंडक्टर, हर एक मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर बहने वाले करंट को रजिस्ट करता है। जैसे मैकेनिक्स में हमारे मोशन को फ्रिक्शन रजिस्ट करता है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस रेजिस्टेंस? आखिर रेजिस्टेंस क्यों होता है? इसका रीजन है आपका कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो वो फ्लो होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होते हैं, और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, और इसी कोलाइजन की वजह से आपका रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। इसका मतलब है कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेसिकली दिस इज द योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आप अपने एरिया को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर आप अपना रेजिस्टेंस कम करेंगे तो आपका एरिया, बेसिकली अगर आप अपना एरिया कम करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? आइए इस एनालॉजी को यहाँ एक फिगर से समझिए। देखिए, ये आपके दो कंडक्टर है। इस वाले केस में इस कंडक्टर की लेंथ कुछ ज़्यादा है और इस कंडक्टर की लेंथ कम है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए ज़्यादा कोलिजन फेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसके कोलिजन ज़्यादा होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लेंथ बढ़ने के साथ आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन हम अगर बात करें एरिया की, तो आप यहाँ देखिए, इसका एरिया छोटा है और इसका एरिया बड़ा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा फ्री पाथ है ट्रैवल करने का। जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ वॉल में कोलाइड हुआ, देन हियर एंड फाइनली आउट। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन टोटल 3 बार कोलाइड हुआ, लेकिन वहीं इस वाले केस में आपका इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम कोलाइड हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका एरिया छोटा होगा तो उसका जो मीन फ्री पाथ है, जो उसका फ्री पाथ है, वो कहीं ना कहीं कम होगा,
और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो दिस वाज दी analogy between length, area and resistance. So resistance is directly proportional to length L. लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका कम होगा। नाउ बात करेंगे एसआई यूनिट की। जैसे हमें पता है कि हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट है, हमारी करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, वैसे ही आपकी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है। सो 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere because R is equal to V upon I, और V आपका वोल्ट, I आपका एम्पियर। Therefore 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere। इसको आप डेफिनेशन की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ ओके, वी विल रीड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे फॉर मेटल्स की मेटल्स के केस में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। सो यहाँ देखिए इस डायग्राम में बेसिकली अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड करेंगे और उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। देखिए हमें ये बात तो पता है कि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा कोलिजन क्यों होता है इसको आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ओके, कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेस इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। बेसिकली अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टर्बेंस कुछ हाई हो जाएगा, ये फास्ट मूव करने लगेंगे और इनके कोलाइजन के चांस बढ़ेंगे, और अगर कोलाइजन ज़्यादा होगा तो आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल के केस में आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ओके, नाउ ओके, डू रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। सो हमने बात की लेंथ, एरिया और टेम्परेचर की। क्या आपके रेजिस्टेंस आपके मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेंगे? ओके, सपोज आपके एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर है, अगर वो सेम टेम्परेचर पर है, उनकी लेंथ सेम है, उनका एरिया सेम है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम जानते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपका नेचर पे डिपेंड करता है, बट वाई? सो याद कीजिए हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल में एनर्जी बैरियर कुछ और है और उस फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड किया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है। सो बेसिकली हर एक का रेजिस्टेंस कुछ और है। हम आसान भाषा में कहें तो जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है हर एक मटेरियल के अंदर, वो कुछ अलग अलग तरीके से होता है, और हम कहेंगे कि आपका रेजिस्टेंस आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे। सो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, जहाँ आपका रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। सो ये रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करेगी नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे। देखिए हमने बात की रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और रो पे डिपेंड करेगा, और रो है आपका जो नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपकी लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नाउ यूनिट ऑफ रो। सो अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहें तो ये बहुत इजी है। देखिए आपका रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू ये A यहाँ गया और L इसके डिवाइड में। सो R इंटू A बाई L, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी यूनिट ओम मीटर। आप कह सकते हैं कि आपकी रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। ओके, सो ये आपकी हुआ कंसेप्ट रेजिस्टिविटी का। ओके, यहाँ पे एक थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। सो जो एलॉयज है वो जिस पेरेंट मटेरियल से बने हैं उनसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी उनसे ज़्यादा होती है। सो इन्हीं रीज़न से आपके एलॉय यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में। हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस आपके वो होते हैं जिनमें आपका करंट का फ्लो कुछ ज़्यादा होता है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन। लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस वो होते हैं जिनमें आपका करंट का फ्लो कम होता है, जैसे कि आपका मोबाइल गैजेट। सो और इन्हीं के साथ साथ आपके एलॉय यूज़ होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में। बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक केटल, आपकी इलेक्ट्रिक रॉड, आपकी आयरन प्रेस, आपका गीजर, इन सभी में भी आपका एलॉय का यूज़ होता है, क्योंकि इनका हाई रेजिस्टेंस होता है। और हाई रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ज़्यादा बेटर होता है। अभी हम इसे अपने टॉपिक 7 में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन दो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। एलॉयज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं और एलॉयज़ आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि रजिस्टिविटी जो इनकी है वो हायर होती है बजाय उनके पेरेंट जो प्योर मटेरियल के। सो नाउ ग्राफ बिटवीन V एंड I। सो हमने आपको कहा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V। सो इसका मतलब है कि आपके V और I के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। क्या ये ग्राफ हमेशा इस ओरिजिन से पास होगा? तो हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपका V जीरो है तो उसमें आपका करंट फ्लो कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब I भी आपका जीरो होगा। सो ये ग्राफ आपका हमेशा ओरिजिन से पास होगा। सो आपका V वर्सेस I का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर मैं यहाँ पे I वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आपको पता है कि V वर्सेस I का ग्राफ आपको R देगा रेजिस्टेंस। सो I वर्सेस V का ग्राफ आपको देगा 1/R। सो बेसिकली द स्लोप ऑफ दिस I वर्सेस V ग्राफ इज 1/R और tan थीटा। सो यहाँ यहाँ देखिए, ये हमने आपके रेफरेंस के लिए कुछ रजिस्टिविटी लिखी है। रजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। सो हम लोग सेम टेम्परेचर पे अलग अलग मटेरियल्स की रजिस्टिविटी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देखिए, कंडक्टर्स में जो आपका सिल्वर है इसकी रजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और वहीं आपकी मैंगनीज की है 184 इंटू 10⁻⁻8। तो आप देखिए कि इन दोनों के बीच में कितना बड़ा फैक्टर है। आप कह सकते हैं कि ये इससे कम से कम 100 टाइम्स हायर वैल्यूज़ है। इसी तरीके से आपका ये नाइक्रोम और आप सिल्वर को कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं जर्मेनियम को और सिल्वर को और ग्लास, डायमंड, हार्ड रबर, एबोनाइट। आप इस टेबल को नोट कीजिए और आप इनकी रजिस्टिविटी को कंपेयर कीजिए। सो आपको मालूम होगा कि हर एक मटेरियल अलग अलग रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी अलग अलग होती है और साथ ही साथ उनकी लेंथ और एरिया भी अलग अलग होता है। सो अगर कोई आपसे कहे कि सिल्वर और एल्यूमिनियम दोनों का सेम लेंथ और सेम एरिया है तो क्या दोनों का रजिस्टेंस सेम होगा? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग है। आप देखेंगे कि सिल्वर और एल्यूमिनियम के केस में ये रेशियो आपको कहीं ना कहीं 1.5 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि सिल्वर एल्यूमिनियम से 1.5 टाइम्स बेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो ये हमने पढ़ा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। सो आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे जहां आप ओम्स के लॉ को वेरीफाई करेंगे। ये बेसिकली कुछ नहीं है, आपको V और I के ग्राफ को ड्रॉ करना है एट डिफरेंट पॉइंट और आपको फाइनली एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इसे आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में कर सकते हैं। सो आप ये बात नोट कीजिए कि जो आपके गुड कंडक्टर है उनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होती है। गुड कंडक्टर मतलब जिनका रजिस्टेंस लो होगा। इसके बाद हम बात करें रजिस्टर्स की, तो ये वो है जिनका रजिस्टर मीडियम रेंज का होता है, मतलब कंपैरेटिवली कंडक्टर से हाई होता है। सो ये आपके हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। और फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर की, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक दैट। आप यहाँ देखिए, जैसे आपकी हार्ड रबर, सो इसका रेजिस्टेंस 10⁻16। सो बेसिकली ये आपका सिल्वर से 10⁻24 टाइम्स हाई है। आप ये बात समझिए कि आपका जो हार्ड रबर है वो सिल्वर से 10⁻24 टाइम्स कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो वो आपका इंसुलेटर है। ओके, सो नाउ ये है आपका लेबोरेटरी में V वर्सेस I ग्राफ का सेटअप।
ये आपका सेटअप है, ये आपका रियोस्टेट है। बेसिकली रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जिसमें आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। सो इसके लिए आप डिफरेंट रेजिस्टेंस पे वी और आई की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सो ये आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, हम इसे यहाँ इतना डिटेल में कवर नहीं करेंगे। दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क। और ऐसा आपको एक ग्राफ मिलेगा। यहाँ देखिए, जब आपका ये सपोज ये वाला पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट पे आई और वी का जो रेशियो है वही रेशियो इस पॉइंट पे होगा, वही रेशियो इस पॉइंट पे होगा और वही रेशियो इस पॉइंट पे होगा। हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जिस टाइम पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपका टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेंटेन होना चाहिए। सो अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए आपका न्यूमेरिकल्स है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 0.1 वोल्ट और उनके बीच का करंट आपको दिया है 2 एम्पियर। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो आप लोग अप्लाई करेंगे ओम्स का लॉ। सो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, जो हम पहले फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। सो V आपका 0.1, आई आपका 2। सो 0.1 बाई 2 बेसिकली 0.05 इज इक्वल टू आर। सो ये आपका यहाँ पे आपका 0.05। ओके, सो ये हो गया। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। An electric iron draws a current of 3.4 ampere from the 220 volt supply line. What current will the iron draw when connected to 110 volt supply? Okay, so यहाँ देखिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 3.4 एम्पियर का करंट लेती है 220 वोल्ट से। अगर आपका वोल्ट 110 हो गया तो आपका कितना करंट लिया जाएगा? हमने पढ़ा है कि आपका I प्रोपोर्शनल टू V है। बेसिकली अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज आपका हाफ हो गया 220 से 110 तो आपका करंट भी हाफ हो जाना चाहिए। ये आपका 3.4 से हो जाएगा हाफ, बेसिकली 1.7। यहाँ हमने उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है कि आपका वोल्टेज 220 से 110 हुआ है, बेसिकली 1/2। जो आपका करंट है वो भी आपका 1/2 हो जाएगा, बेसिकली 1.7 एम्पियर। और अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना चाहे तो आप लोग पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए V/I से। आपको पहले कंडीशन में V दिया है, I दिया है, आपने उसका R फाइंड किया। आपका R आया 220/3.4 बेसिकली 64.7 ओम। और उसके बाद आपने फाइंड किया इसका I सेकंड केस में अब आपको R मालूम हो चुका है तो आप फाइंड करेंगे V/R। अब आपका V 110 है, 110/64.7 बेसिकली 1.7 एम्पियर। ये हमने एक न्यूमेरिकल किया। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड न्यूमेरिकल्स। A wire is doubled up by folding. Calculate new resistance of wire. एक वायर को हमने फोल्ड करके डबल किया, आपको उसका नया रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये देखिए, अगर आपकी ये एक वायर है जिसकी लेंथ है L और एरिया है A। अगर हम इसे डबल फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? इसकी जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगी और जो इसका एरिया है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। आप इसे एज्यूम कीजिए कि आपने यहाँ सेंटर के पार्ट से इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दिया। इसकी लेंथ L/2 और एरिया 2A हो गया। मान लीजिए कि इसकी रजिस्टिविटी है रो। आपका जो R1 है वो आपका हो जाएगा रो इंटू L/A। आपके फर्स्ट केस में जब लेंथ L है और एरिया A है तो आपका R1 हो जाएगा रो इंटू L/A। ओके, नाउ आपके सेकंड केस में जब आपने उसको फोल्ड किया तो आपकी लेंथ हो गई L/2, एरिया हो गया 2A। लेकिन आपकी रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद कीजिए, आपकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर एंड मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल यहाँ पे आपका सेम है क्योंकि आपने उसी को फोल्ड किया है और हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ है। देयरफॉर जो आपका R2 है वो रो इंटू L2/A2।
सो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो आपकी हो गई L/2 और एरिया हो गया 2A। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा रो इंटू L/A डिवाइडिंग 4। सो बेसिकली R2 इज इक्वल टू R1/4। सो हम कहेंगे कि आपका रेजिस्टेंस 1/4 हो गया। सो आप इसे स्टैंडर्ड केस भी याद रख सकते हैं कि एक वायर को डबल करने में उसका रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है। ओके।